बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर जो है ये वेक्टर स्पेस के ऊपर है। लेक्चर नंबर 28, प्रिपरेशन फॉर द पीपीएससी लेक्चर मैथ्स। हमने वेक्टर स्पेस शुरू किया हुआ था अपनी रिवीजन के लिए। उस सिलसिले में ये हमारा दूसरा लेक्चर है। देखिए, वेक्टर स्पेस मैंने लास्ट टाइम अपने पिछले लेक्चर में वेक्टर स्पेस आपको शुरू कराया था। उसकी डेफिनेशंस, उसकी कुछ एग्जांपल्स हमने देखी थी उससे रिलेटेड। अब हम सब स्पेसेस की तरफ आते हैं। सब स्पेस क्या होती है किसी भी वेक्टर स्पेस के अंदर? सब स्पेस देखिए, फॉर एग्जांपल आपके पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट है W ऑफ अ वेक्टर स्पेस V, और फील्ड जो है वो आपके पास F है। इस सब स्पेस को, इस सबसेट को हम सब स्पेस कहेंगे इस वेक्टर स्पेस की इफ़ दिस W सबसेट फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस अंडर द सेम ऑपरेशंस ऑफ V। यानी कि जिन ऑपरेशंस के अंडर आपके वेक्टर स्पेस वी जो सेट है आपका वेक्टर स्पेस है, उन्हीं ऑपरेशंस के अंडर आपका जो सबसेट है वो जो है वेक्टर स्पेस बनाता है, और उसकी फील्ड भी वही होती है जो आपकी वी की फील्ड है। अगर आपका सेट वी जो है ओवर द फील्ड एफ है और वो एक कंप्लीट वेक्टर स्पेस बना रहा है, तो आपका जो डब्ल्यू सेट है उसको भी ओवर द सेम फील्ड और वो तमाम ऑपरेशंस वेक्टर स्पेस के सेटिस्फाई करे, तो फिर उस सेट को हम सब स्पेस कहते हैं। इसमें थ्योरम देख लें। सब स्पेस ये तो होगी डेफिनेशन सब स्पेस की, जैसे सब ग्रुप की डेफिनेशन होती है। अब इट्स मीन कि डब्ल्यू भी अपनी जगह जो मैं आपको, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन जब कराया था वेक्टर स्पेस का, तो उस वक्त मैंने कहा था कि वेक्टर स्पेस जो है वो 10 कंडीशंस में, रफली स्पीकिंग 10 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। उसमें से 5 जो है अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन की होती हैं कंडीशंस, और 5 कंडीशंस जो हैं वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की होती हैं। तो टोटल जो है वो 10 कंडीशंस ये सेटिस्फाई करता है, तो फिर आपका कोई सेट जो है वी जाके वेक्टर स्पेस बनता है। सिमिलरली यही 10 कंडीशंस जो हैं ये डब्ल्यू ने सेटिस्फाई करनी है और ये वेक्टर स्पेस बन जाएगा। इस वेक्टर स्पेस इसके अलावा एक और जो ये थ्योरम आपको एक और थ्योरम है, एक ये थ्योरम नंबर 2 और थ्योरम नंबर 3 नीचे है। ये दोनों थ्योरम्स जो हैं आपको कुछ शॉर्ट कंडीशंस देते हैं, कुछ जो आप चेक, जिसके ज़रिए आप इस सबसेट को सब स्पेस प्रूव कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 10 की 10 कंडीशंस जाके इसके ऊपर वेरीफाई करें और आपका ये सबसेट जो है ये प्रूव हो जाए कि ये सब स्पेस है। इसके लिए कुछ शॉर्ट कंडीशंस हैं, नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन है कि ये आपका सबसेट जो है ये सब स्पेस हो जाए। वो क्या है कि W शुड बी क्लोज अंडर एडिशन एंड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब ये जो दो कंडीशंस आपको ऑल्टरनेट में दे रही हैं, यानी कि यू डोंट नीड टू सेटिस्फाई द 10 कंडीशंस ऑफ द वेक्टर स्पेस। आप ये दो कंडीशंस अगर W के ऊपर सेटिस्फाई कर देते हैं तो आपका W सेट जो है वो सब स्पेस बन जाएगा। वो दो कंडीशंस मैं आपको बताती हूँ कौन सी है। एक तो ये क्लोज्ड अंडर एडिशन, कि आप W में से कोई से दो एलिमेंट्स उठाएं, फॉर एग्जांपल X और Y आप उठाते हैं W में से, और आप उन्हें क्लोजर लॉ अंडर एडिशन उनके ऊपर सेटिस्फाई करवाते हैं, यानी कि W इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन। एंड सेकेंडली द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मीन्स आपने एक स्केलर उठाया फील्ड में से और आपने एक एलिमेंट फॉर एग्जांपल X उठाया वेक्टर्स इस W सेट में से, तो आपने इनको मल्टीप्लाई कराया। अल्फ़ा को आप जाके X से मल्टीप्लाई करा दें। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप मल्टीप्लाई कराते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो भी आंसर आता है वो W में ही है, तो ये दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन है, और ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद एक ये और दूसरी ये, इन दोनों की सेटिस्फाई हो जाए तो फिर W जो है आपका सब स्पेस बन जाता है। मींस आपने वो 10 कंडीशंस के ऑल्टरनेट में ये दो कंडीशंस हैं। अब इसका ये प्रूफ भी है, ये फिनॉलिव के साथ आप इस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। ये इस बुक में भी है। इसके अलावा अगर आप बीएससी की मैथमेटिकल मेथड की बुक देखें, वहाँ पे भी आई थिंक 6 चैप्टर है या नए एडिशन में 7 चैप्टर होगा, वहाँ पे आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा ये पूरी तरह से। इसके प्रूफ से हमारा कंसर्न नहीं है। अगर आप अपनी तसल्ली के लिए इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो आप देख भी लें, लेकिन प्रूफ से हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न उन दो कंडीशन से है जो हमें किसी भी सबसेट को सबस्पेस प्रूव करने के लिए चाहिए होती है। तो एक कोलेयो लॉ अंडर एडिशन हो गया और दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन का लॉ। इसके बाद जो नीचे वाला थ्योरम है ये भी आपको जो है वो क्राइटेरिया दे रहा है कि किसी भी सबसेट को सबस्पेस कैसे प्रूव करते हैं। अब देख लेते हैं।
ये देखिए, ये भी सेकंड थ्योरम भी आपके सामने उसकी स्टेटमेंट है। थ्योरम नंबर 3 है ये आपके सामने। अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस V इज सेड टू बी सब स्पेस if and only if and only if alpha x plus beta y belongs to W, where alpha and beta are the scalars and x and y are the elements of W। अब इसमें ऐसे लग रहा है जैसे ऊपर वाला जो थ्योरम हमने अभी पढ़ा है उसके अंदर दो कंडीशंस थी जो आपको अलग अलग मेंशन की गई थी। उन्हीं दोनों कंडीशंस को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो आपके पास ये कंडीशन बन रही है। इसमें हुआ क्या, इसमें आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी छुपा हुआ है, इसमें आपका कोलोइड लॉ अंडर एडिशन भी छुपा हुआ है। इसमें उसने क्या किया, पहले एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई किया और दूसरे स्केलर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये कंडीशन हो गई आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। और फिर जो भी आंसर आता है उनको कर दिया ऐड, और फिर जो भी रिज़ल्ट आता है, अब ये जब ऐड करके जो भी रिज़ल्ट आएगा वो उसने लगाया जी कोलोइड लॉ अंडर एडिशन, तो जो भी आंसर आता है वो आपका W सेट में होना चाहिए, तो W जो है वो सब स्पेस बन जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर इनफैक्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्लस कोलोइड लॉ अंडर एडिशन ये दोनों कंडीशंस हिडन है। तो चाहे आप इन लफ्ज़ों में आप बात कर लें, चाहे आप दो कंडीशंस अलग अलग सेटिस्फाई करवा लें, या ये वन कंडीशन वाला तरीका इख्तियार कर लें, तो आप दोनों तरीक़ों से चेक कर सकते हैं कि आपका ये सबसेट जो है ये सब स्पेस है या नहीं है। सो अब ये आपने याद रखना है कि किसी भी सबसेट को वेक्टर स्पेस में सब स्पेस प्रूफ करने के लिए हमें वो ज़रूरी नहीं कि हम 10 कंडीशन सेटिस्फाई करें, हम ये शॉर्ट टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे जो ये हमें थ्योरम्स प्रोवाइड करते हैं। ये है जी एक एग्जांपल आपके सामने, सब स्पेस की एग्जांपल भी रख देते हैं। ये एग्जांपल नंबर 7 है, कंसिडर द वेक्टर स्पेस। अब वेक्टर स्पेस आपकी क्या है जी, सीन ये है कि आपकी जो वेक्टर स्पेस है, जो सेट वेक्टर स्पेस बन रहा है वो है जी 2 डायमेंशन के रियल नंबर्स, और जो सेट आपका फील्ड बन रहा है, फील्ड की जगह भी आपने रियल नंबर्स का सेट लिया हुआ है। तो R² ओवर R का मतलब यही है कि आपकी वेक्टर स्पेस 2 डायमेंशन के रियल नंबर्स हैं और फील्ड जो है 1 डायमेंशन रियल नंबर्स का सेट है। सो आपने क्या करना है, ये आपकी वेक्टर स्पेस है, इसको कंसिडर करें। इसमें से दो उसने सबसेट उठाए, एक W1 और एक W2 सबसेट उठाया। अब आप देख रहे हैं कि W1 एंड W2 ये दोनों के दोनों जो हैं ये उसने उठाए हैं सबसेट्स R2 में से 2 डायमेंशनल रियल नंबर्स। दैट्स वाई W भी आपको 2 डायमेंशन का नज़र आ रहा है, और W1 भी और W2 भी आपको 2 डायमेंशन का नज़र आ रहा है। लेकिन 2 डायमेंशन की जो रियल नंबर्स हैं वो ख़ास किस्म के W1 में आपको नज़र आ रहे हैं, ऐसे रियल नंबर्स जिनका एक्स पोजीशन पे जो एलिमेंट है या एब्सिसा जिसे आप कह सकते हैं कि वो A है, यानी कि कोई भी रियल नंबर है, जबकि ऑर्डिनेट पोजीशन पे Y पोजीशन पे जो आपका एलिमेंट है वो फिक्स ज़ीरो, यानी कि ऐसे तमाम रियल नंबर्स जिनका Y फिक्स ज़ीरो है और A पोजीशन वेरिएशन कर सकता है, वेरी कर सकता है, यानी कि उसकी जगह कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसी तरह से W2 जो सेट उठाया उसमें ऐसे हमने 2 डायमेंशनल पॉइंट्स लिए हैं जो कि जिनके फर्स्ट पोजीशन यानी कि एक्स पोजीशन पे या एब्सिसा पोजीशन पे पड़े हुए एलिमेंट जो हैं वो फिक्स ज़ीरो हैं, और सेकंड पोजीशन पे पड़े हुए एलिमेंट्स जो हैं वो वेरी कर सकते हैं, यानी कि वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इस तरह की क्वालिटी है कि जी W1 और W2 इस तरह के हैं। अब आपने ये चेक करना है कि क्या ये सब स्पेसेस हैं। अब सब स्पेसेस प्रूफ करने के लिए आपने क्या करना है, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे 1 कंडीशन वाला फार्मूला लगा दें, चाहे आप 2 कंडीशन वाला फार्मूला लगा दें। देखिए W1 को आपके सामने चेक कर रहा है कि आपने W1 में से ज़ाहिर है अगर आप 1 कंडीशन वाला फार्मूला लगाते हैं तो आपको जिस सेट को सब स्पेस प्रूफ करना है उसमें से 2 एलिमेंट्स उठाने हैं। एक एलिमेंट A1 0 और दूसरा A2 0 उठाया, वेयर A1 और A2 बाय द डेफिनेशन ऑफ द सेट W1 ये दोनों रियल नंबर्स हैं। इसके साथ ही आपने फील्ड, इस वक्त की फील्ड हमारी अगेन रियल नंबर है, तो रियल नंबर में से फील्ड में से 2 स्केलर्स उठाए अल्फ़ा एंड बीटा। आपने अल्फ़ा को फर्स्ट वेक्टर से और बीटा को सेकंड वेक्टर से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने का तरीका जो है वो आपका सिंपल है, जिस तरह से हम किसी 2 डायमेंशनल पॉइंट को मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर के साथ, ये सिंपल तरीके से आपने मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर जो आता है ये बीच में ना, यहाँ पे आपके पास बीच में एडिशन का साइन है, इक्वालिटी नहीं है। सो इनको आपने ऐड किया, और ऐड करने के बाद अल्फ़ा A1 प्लस बीटा A2 कॉमा 0। अगर इस 2 डायमेंशनल पॉइंट पे आप गौर करें तो ये 2 डायमेंशनल पॉइंट W1 के एलिमेंट्स की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि W1 सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं जिनकी सेकंड पोजीशन का एलिमेंट फिक्स 0 है। तो यहाँ भी देखिए सेकंड पोजीशन का पड़ा हुआ एलिमेंट फिक्स 0 है, और फर्स्ट पोजीशन पे पड़ा हुआ एलिमेंट जो है वो कोई भी रियल नंबर है। तो ये जो एलिमेंट आपके पास अल्फ़ा A1
प्लस बीटा A2, इसके ऊपर ज़रा गौर कर लें, इसको देख लें। देखिए A1 और A2 ये जो आपने लिए थे, ये पहले ही आपने रियल नंबर्स में से सेलेक्ट किए थे। अल्फ़ा और बीटा भी आपके रियल नंबर्स हैं, तो दो रियल नंबर्स जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, आंसर में आपके पास जो भी नंबर आता है वो भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। इसके अलावा दो रियल नंबर्स का सम भी रियल नंबर होता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये पूरा एलिमेंट जो है ये रियल नंबर से बिलोंग करता है। और यही कंडीशन आपके W1 के एलिमेंट्स की है कि सेकेंड एलिमेंट फिक्स 0 एंड फर्स्ट एलिमेंट शुड बिलोंग्स टू R। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है और ये 2 डायमेंशन का पॉइंट है, दैट्स वाई दिस बिलोंग्स टू W1। सो W1 आपका जो सेट है वो वेक्टर स्पेस हो गया। इसी पैटर्न पे चलते हुए आप W2 को चेक कर सकते हैं। ये आपके ऊपर छोड़ दिया कि W2 भी इसी तरह से सब स्पेस प्रूव हो जाएगा। सो ये आपके पास W1 और W2 एक अच्छी एग्जांपल भी आ गई, आप इसको याद भी रख सकते हैं, जो कि MCQs हैं हमारे पेपर में आने। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप इसको करते हैं प्रैक्टिकली तो थोड़ा सा कोशिश करें अपने हाफ़्ज़े में भी रखें, ताकि कुछ इस तरह से हमसे येस और नो में पूछ लिया जाए तो हमें वहाँ पर चेकिंग में टाइम ना लगे, हमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें फिंगर टिप्स पर भी होनी चाहिए। इसके अलावा आते हैं अपनी एक प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम देखिए, इसकी स्टेटमेंट है शो दैट द यूनियन ऑफ टू सब स्पेसिस में नॉट बी अ सब स्पेस। अच्छा, तो ये रिज़ल्ट जो है ये आप ग्रुप थ्री से शुरू होता है ये रिज़ल्ट, और ये करते कराते मैंने आपको जब रिंग थ्योरी पढ़ाई थी और पीछे हमने आइडियल पढ़ा था, तो ये रिज़ल्ट सेम हमने रिंग्स के ऊपर भी अप्लाई किया था और हमने आइडियल्स के ऊपर भी अप्लाई किया था। ग्रुप थ्योरी से शुरू होता है। ग्रुप थ्योरी में क्या था कि कोई भी दो सब ग्रुप्स का यूनियन जो है वो सब ग्रुप नहीं होता। तो यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज़ नॉट ए सब ग्रुप। फिर चलते चलते रिंग थ्योरी में यूनियन ऑफ टू सब रिंग्स में नॉट बी ए सब रिंग, और फिर आइडियल्स में भी यूनियन ऑफ टू आइडियल्स में नॉट बी एन आइडियल, एंड सिमिलरली यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस में नॉट बी अ सब स्पेस। अब ये रिज़ल्ट ऐसा है जो पहले से लेकर आखिर तक आपका ये चल रहा है, तो सेम वो ये अप्लाई होते होते आपके वेक्टर स्पेस पे भी वही रिज़ल्ट देता है। तो ये तो आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए ये वाला थ्योरम। अब इसकी काउंटर एग्जाम मतलब इसकी सपोर्टिव एग्जांपल अगर आप देखें तो सपोर्टिव एग्जांपल आपसे पूछी भी जा सकती है कि आप सपोर्टिव एग्जांपल आपको याद भी होनी चाहिए कि ये थ्योरम जो है इसको अगर आप प्रूव करना चाहते हैं, ज़ाहिर है आप किसी चीज़ को इसको जस्टिफाई करने के लिए फिर आप इसके सपोर्ट में एक एग्जांपल भी आपको याद रखनी चाहिए। अब उसकी सपोर्ट में एग्जांपल यही वाली उसने एग्जांपल ली हुई है। ये देखें, ये जो आपने अभी प्रूव किया है कि W1 और W2 दो सब स्पेसेस हैं, इन्हीं दो सब स्पेसेस के हवाले से वो बात कर रहा है कि अगर आप इन दोनों सेट्स का यूनियन कर लें, यानी कि इन दोनों सब स्पेसेस का यूनियन कर लें, तो यूनियन के बाद जो आपके पास आंसर में नया सेट बनेगा। देखिए, जब दो सेटों का यूनियन किया जाता है तो उस यूनियन में आपके एलिमेंट्स ऐड अप नहीं होते। आपका जस्ट ए के सारे फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स और सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स इकट्ठे एक सेट में आ जाते हैं। इन एलिमेंट्स की शेप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो W1 यूनियन W2 की जब हम बात करते हैं तो इस सेट के अंदर इस तरह के एलिमेंट्स भी मौजूद होंगे जिनका सेकंड पोजीशन पे पड़ा हुआ एलिमेंट फिक्स 0 है, इनके वाई पोजीशन के एलिमेंट्स 0 हैं, और इस तरह के एलिमेंट्स भी होंगे जिनके एक्स पोजीशंस के एलिमेंट्स 0 हैं। सो ये W1 और W2 कंबाइन हो जाएगा। सो इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो आपको पता है इस टाइप के भी हैं और इस टाइप के भी हैं। अब आप इस स्टेटमेंट को इसके ऊपर जस्टिफाई कर सकते हैं। आपने क्या किया, आपने इस यूनियन में से दो एलिमेंट सेलेक्ट किए N10 एंड 01, और नो डाउट कि W1 यूनियन W2 में ये दो एलिमेंट्स मौजूद होंगे। उसके बाद आपने क्या किया, आपने इन दोनों एलिमेंट्स को स्केलर से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, आपने ये प्रूफ करना है कि ये एक सब स्पेस है। सब स्पेस के लिए दो एलिमेंट्स उठाए और स्केलर्स उठाए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँ कि स्केलर्स जो उसने उठाए हैं, अल्फ़ा वो भी 1 उठाया और जो बीटा स्केलर उठाया वो भी 1 उठाया, क्योंकि इस वक्त हमारे पास फील्ड जो है वो आपके पास रियल नंबर्स का सेट है और रियल नंबर्स में जो है वो 1 होता है, या किसी भी फील्ड में 1 होता है। तो आपने यहाँ इसलिए उसने मेंशन नहीं किया, यहाँ अल्फ़ा की जगह उसने 1 लिखा और मल्टीप्लाई किया, और इसी तरह से इसको भी 1 से मल्टीप्लाई किया। तो बेसिकली उसने ये वाली कंडीशन लगाई हुई है अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई। एक्स और वाई तो आपके पास ये हैं, और अल्फ़ा बीटा उसने 1 सेलेक्ट किया क्योंकि आपके पास ओपन चॉइस होती है, आप अल्फ़ा बीटा यानी कि स्केलर्स को कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करने के बाद आपके पास फाइनली जो आंसर आता है वो ये आता है। अब इस एलिमेंट के ऊपर गौर करें, ये एलिमेंट क्या है। ये एलिमेंट ऐसा है जिसकी एक्स पोजीशन का पे पड़े हुए पे 1 है, वाई पोजीशन पे भी 1 है, यानी कि दोनों एक्स और वाई की पोजीशन पे पड़े हुए एलिमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो हैं। क्या इस तरह का एलिमेंट हमारे पास इस यूनियन में मौजूद है?
बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस यूनियन में मौजूद या तो इस तरह के एलिमेंट है जिनका वाई पोजीशन पे एलिमेंट्स वाई ज़ीरो है, या ऐसे एलिमेंट है जिनका एक्स ज़ीरो है। तो ऐसे एलिमेंट जिनके जो दोनों नॉन ज़ीरो है एक्स और वाई, ऐसे एलिमेंट कतन आपके W1 यूनियन W2 में नहीं है। दैट्स वाई दिस डज नॉट बिलोंग्स टू दिस। तो अल्फ़ा एक्स अगर प्लस बीटा वाई अगर बिलोंग नहीं करता है आपके पास W1 यूनियन W2 से, तो आपका W1 यूनियन W2 जो है वो सब स्पेस नहीं है। तो ये आप एग्जांपल इस हवाले से भी अगर याद रख लेते हैं इस थ्योरम की को जस्टिफाई करने के लिए, तो ये आपके लिए आसानी होगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखें, सम ऑफ टू सब स्पेसेस। अभी हमने पढ़ा कि किसी सबसेट को सब स्पेस कैसे चेक करते हैं वेक्टर स्पेस के अंदर। इसके बाद हम दो सब स्पेसेस का सम चेक करते हैं कि आया क्या दो सब स्पेसेस का यूनियन। तो हम देख चुके हैं कि यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस में नॉट बी अ सब स्पेस, बट क्या सम ऑफ टू सब स्पेसेस इज़ अगेन अ सब स्पेस। तो इसके लिए आप देखें, अगर फॉर एग्जांपल वी आपके पास एक वेक्टर स्पेस है और ये दोनों सब स्पेसेस हैं, तो इनका सम कैसे, पहले तो डिफ़ाइन किया हुआ है कि सम करते कैसे हैं सब स्पेसेस का। जैसे आइडियल्स में आपको याद होगा कि हमने सब आइडियल्स में भी चेक किया था कि दो आइडियल्स का सम कैसे करते हैं। इसी तरह से रिंग में भी दो सब रिंग्स का सम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे भी सिंपल तरीके से, कोई इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। दो सेट्स को जैसे हम ऑर्डिनरी दो सेट्स को एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, वैसे ही दो सब स्पेसेस के एलिमेंट्स को यहाँ पे ऐड किया जाता है। और इसमें भी देखें कोई ऐसी उसने फार्मूला या कोई ऐसी टेक्निक नहीं लगाई कि जिसको याद करना मुश्किल हो। तो ये याद रखिएगा कि सम ऑफ टू सब स्पेसेस सिंपली सम ऑफ टू सेट्स होता है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि दो सब स्पेसेस का सम जो है वो कभी भी एम्प्टी नहीं होता। क्योंकि देखिए वो इसलिए एम्प्टी नहीं होता क्योंकि जब आप कहते हैं कि W एक सब स्पेस है या वेक्टर स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस जो है वो कम से कम एटलीस्ट एक एलिमेंट को तो कंटेन करेगी। और वो कौन सा एलिमेंट है, क्योंकि हर वेक्टर स्पेस जो है वो एक ग्रुप अबीलियन ग्रुप होता है अंडर एडिशन। तो कोई भी ग्रुप जो अंडर एडिशन होता है तो उसमें कम से कम उसकी आइडेंटिटी तो होनी चाहिए। तो आइडेंटिटी जो है वो ज़ीरो है क्योंकि अंडर एडिशन ग्रुप है। तो कोई भी वेक्टर स्पेस एटलीस्ट ज़ीरो को तो कंटेन करता है। ठीक है जी। तो ये जो दो सब स्पेसेस हमने बनाई हैं, ये दो सब स्पेसेस में भी ट्रिवियल सब स्पेसेस हो सकता है कि दोनों में जो है ज़्यादा एलिमेंट ना हो, ये सिंगल्टन सेट्स हों। तो अगर ये सिंगल्टन सेट्स भी होते हैं, ये हो ही नहीं सकता कोई भी सेट एम्प्टी हो और वो जाके वेक्टर स्पेस बनाए, क्योंकि एम्प्टी सेट तो ग्रुप ही नहीं बनाता। जब वो ग्रुप ही नहीं बनाता तो वो वेक्टर स्पेस कैसे बना सकता है। ठीक है। तो आपके कोई भी सेट अगर वो वेक्टर स्पेस बनता है तो वो उसके लिए शर्त है कि वो नॉन एम्प्टी हो। तो वो चूँकि नॉन एम्प्टी होता है, दैट्स वाई उसमें कम से कम आइडेंटिटी एलिमेंट ज़रूर होता है। तो उनके सम में भी कम से कम और कोई एलिमेंट हो ना हो, आइडेंटिटी एलिमेंट ज़रूर जाता है। दैट्स वाई द सम ऑफ टू सब स्पेसेस इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा अब आपने ये चेक करना है कि सम ऑफ टू सब स्पेसेस अगेन क्या सब स्पेस होता है। इसके लिए अगेन वही कंडीशन, वन कंडीशन वाला फॉर्मूला लगाया हुआ है। आपकी मर्ज़ी है, आप जो कोलोइड लॉ अलग कर लें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन अलग कर लें, लेकिन मैं वन कंडीशन कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि वन कंडीशन जो है वो एक ही दफ़ा में दोनों बातें चेक हो जाती हैं। देखिए आपने दो एलिमेंट्स उठाए सम में से, सम ऑफ टू सब स्पेसेस में से, और दो एलिमेंट्स आपने स्केलर्स में से उठाए। जो एलिमेंट एक्स और वाई आपने सम में से उठाए, डेफिनेटली वो उनकी जो ओरिजिनल शेप है वो इस तरह की होगी। एक्स की शेप जो है, एक्स की वैल्यू जो है वो W1 प्लस W2 होगी, और वाई की वैल्यू जो है वो W1 प्लस प्राइम प्लस W2 प्राइम। अब आपने क्या किया, इन्हें अल्फ़ा और बीटा से मल्टीप्लाई किया। ये देखिए आपके सामने अल्फ़ा और बीटा से मल्टीप्लाई किया, फिर उन्हें सम किया, और सम करने के बाद फाइनली ये शेप आपके पास आई है। अब आप इसको ज़रा गौर से देखें। फर्स्ट वाले को उसने क्या किया, W1 के एलिमेंट्स इकट्ठे कर लिए। बेसिकली ये जो W1 और W1 प्राइम था, ये जो फर्स्ट पोजीशन पे लिखे हुए एलिमेंट्स हैं ये W1 से है, और जो सेकंड पोजीशन पे लिखे हुए एलिमेंट्स हैं वो सेकंड सब स्पेस से, और ये W2 और W2 प्राइम जो है ये W2 से है। उसने टेक्निक ये की, उसने इसमें W1 के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लिया और W2 के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लिया। अब आप ये देखें, इस पूरे एलिमेंट के ऊपर गौर करें। देखिए आपकी जो W1 और W1 प्राइम था, ये दोनों एलिमेंट आपने कैपिटल W1 से सेलेक्ट किए, और W1 ऑलरेडी आप क्लेम कर चुके हैं यहाँ पे कि ये वेक्टर स्पेस है। अगर ये वेक्टर स्पेस है तो फिर इसके एलिमेंट का इस तरह का लीनियर कॉम्बिनेशन जब मैं बनाऊँगी बीटा W1 प्राइम, तो डेफिनेटली ये W1 से बिलोंग करेगा, बिकॉज W1 इज़ ऑलरेडी अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, या सब स्पेस। तो इसके एलिमेंट्स का इस तरह का लीनियर कॉम्बिनेशन इससे बिलोंग करता है। तो दिस एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू W1,
एंड सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू W2 सिमिलरली। तो इनका सम फिर करस्पॉन्डिंगली इनके सम से बिलोंग करेगा। सो सम ऑफ टू सब स्पेसिस आपने जनरली यहाँ पे प्रूव कर लिया कि अगेन सब स्पेस होता है। तो ये बात याद रखिएगा। लेकिन हमने, आपको याद होगा कि आई थिंक हमने सम ऑफ टू, आई थिंक सब रिंग्स में देखा था कि सम ऑफ टू सब रिंग्स में नॉट बी अ सब रिंग, लेकिन सम ऑफ टू सब स्पेसिस इज़ अ सब स्पेस। अगेन तो ये जनरल प्रूफ है उसका, इसका रिज़ल्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है डायरेक्ट सम का। अगर आपको याद हो तो ये आपने डायरेक्ट सम जो है वो की डेफिनेशन आपको मैथमेटिकल मेथड में मिल जाएगी बीएससी लेवल पे। तो डायरेक्ट सम की डेफिनेशन क्या होती है कि आपके पास मिसाल के तौर पे भी एक वेक्टर स्पेस है और W1 और W2 उसकी दो सब स्पेसेस हैं। तो आपका जो सुपर स्पेस है वो अपनी दो सब स्पेसेस का डायरेक्ट सम बन जाता है। ये देखें, एडिशन का साइन होता है और यूं करके और गोल दायरा सा होता है। तो ये जो सम है ये स्पेशल किस्म का सम है, ये आम सम नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड द डायरेक्ट सम। अब इसमें होता क्या है, आपकी सुपर स्पेस अपनी दो सब स्पेसेस के सम में लिखी जाती है ख़ास नोटेशन से। तो इस सम को फिर हम डायरेक्ट सम कहते हैं। मतलब ये सिंपली ऐसे नहीं है कि v को हम W1 प्लस W2 के सम की फॉर्म में लिखते हैं। अगर उसकी दो सब स्पेसिस सम हो तो आंसर में आपके पास ओरिजिनल सुपर स्पेस आती है। ऐसा नहीं है, सिर्फ ये नहीं है। देखिए, आपकी सुपर स्पेस अपने दो सब स्पेसिस का डायरेक्ट सम तब होगी जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। उन दो कंडीशंस में से एक कंडीशन तो सिंपली वो है कि अगर आपकी सुपर स्पेस जो है वो उसकी दो सब स्पेसिस के सम के तौर पे लिखी जाए, यानी कि दोनों को ऐड किया जाए और ऐड करके जो आपके पास रिजल्टेंट सेट बने वो आपके पास सुपर स्पेस ही बन जाए। दूसरी कंडीशन ये है कि आपकी जो सुपर स्पेस है वो अपने इन दो सब स्पेसिस के एलिमेंट्स के सम के तौर पे लिखी जा सके। यानी कि आपने फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट उठाया सुपर स्पेस से और वो एलिमेंट जो है वो बेसिकली, अगर आप पहली कंडीशन में कहते हैं कि v इज़ इक्वल्स टू W1 प्लस W2, कैपिटल W1 प्लस कैपिटल W2, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये एलिमेंट दरअसल कैपिटल W1 प्लस कैपिटल W2 से है। तो इसके एलिमेंट्स की शेप कैसी है? इसके एलिमेंट्स की शेप है W1 प्लस W2 टाइप। सपोज़ करें कि आप इस एलिमेंट को इस सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये सम जो है ये यूनिक होना चाहिए। मतलब ये है यूनिक इस तरह से होना चाहिए कि दिस v, अगर मैं कहती हूँ कि इस v की वैल्यू W1 प्लस W2 में ये है, तो ऐसा ना हो कि इस v की वैल्यू इस तरह से भी लिखी जा सके W1 प्राइम प्लस W2 प्राइम। यानी कि आपकी इस v की जो रिप्रेजेंटेशन है दैट शुड बी यूनिक। ये ना हो कि W1 प्लस W2 को सम करके भी आपके पास v बने और W1 प्राइम प्लस W2 प्राइम को भी सम करके आपके पास v बने। ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक होनी चाहिए। तो दूसरा जो आपको ये कंडीशन है इस डायरेक्ट सम की, वो आपको ये बताती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं आपका हर एलिमेंट जो है वो इन दोनों के सम से स्पैन हो रहा है किस्म का। अगर देखा जाए तो आप जो है वो इन दोनों के एलिमेंट्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। सुपर स्पेस के हर एलिमेंट को इन दो सब स्पेसिस के सम के एलिमेंट्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं और वो जो सम है वो यूनिक होना चाहिए। तो ये जो सेकंड कंडीशन है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम किसी को डायरेक्ट सम शो करते हैं कि कोई सुपर स्पेस अपनी दो सब स्पेसिस का डायरेक्ट सम है, तो फर्स्ट कंडीशन तो बहुत इजीली चेक हो जाती है, लेकिन सेकंड कंडीशन को चेक करना जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप मुश्किल होता है, क्योंकि हर एलिमेंट को चेक करना यूनिक एक्सप्रेशन में ये काफ़ी मुश्किल होता है। तो उस मुश्किल को हल करने के लिए ये थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम नंबर 4। इसकी स्टेटमेंट देखें, ये भी आपको यही बता रहा है कि डायरेक्ट सम कैसे चेक किया जाता है। आपके पास कोई भी वेक्टर स्पेस हो वो अपने सब स्पेसिस के डायरेक्ट सम में कैसे लिखी जा सकती है। अच्छा, यहाँ पे ये 2 है, W1 प्लस W2, इसके सबस्क्रिप्ट में W2 है। ये आपको ऑल्टरनेट इस सेकंड कंडीशन का ऑल्टरनेट इस थ्योरम में आपको मिल जाता है। वो ऑल्टरनेट क्या मिलता है? देखिए, इसकी फर्स्ट कंडीशन तो इसकी फर्स्ट कंडीशन से मैच करती है, यानी कि आपकी सुपर स्पेस अपनी दो सब स्पेसिस का डायरेक्ट सम है इफ़ एंड ओनली इफ़ पहली कंडीशन वही है, दूसरी कंडीशन इस कंडीशन से मैच नहीं कर रही है। ये कंडीशन जो है ये ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू
डेफिनेशन की सेकंड कंडीशन से। तो अब हम क्या करेंगे कि जब भी हमने अपनी किसी भी वेक्टर स्पेस को उसकी सब स्पेसिस के डायरेक्ट सम के तौर पे चेक करना होगा, तो हम ये वाली दो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे बजाय इसके कि हम ये मुश्किल वाली कंडीशन जो है वो चेक करें। ठीक है, तो इसको आप याद कर लें। आपने क्या करना है, इस सेकंड कंडीशन के ऑल्टरनेट में आपने उन दो सब स्पेसिस का इंटरसेक्शन लेना है। अगर उनके इंटरसेक्शन में सिवाय आइडेंटिटी एलिमेंट के और कुछ ना आए, तो फिर इसका मतलब है सेकंड कंडीशन जो है वो हमारी सेटिस्फाइड हो गई। तो ये हमारा थ्योरम है, इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए जी, डायरेक्ट सम की एक एग्ज़ाम्पल भी कर लेते हैं। वही एग्ज़ाम्पल जो इससे पहले मैंने आपको करवाई है, 2 डायमेंशनल रियल नंबर्स की ओवर रियल नंबर्स। फील्ड भी आपकी रियल नंबर्स थी। इस वक्त उसने जो है वो जनरली लिखा हुआ, लेकिन इनफैक्ट ये वही एग्ज़ाम्पल है जिसमें हमने 2 डायमेंशन के रियल नंबर्स उठाए थे। एक जो था जिसका y.0 था और एक का फिक्स x.0 था। ये वही क्वेश्चन दोबारा आ गया आपके पास। इसमें अब हम ये शो करने लगे हैं कि हमारा जो ओरिजिनल वेक्टर स्पेस है वो इन्हीं दो सब स्पेसिस का के डायरेक्ट सम में लिखा जा सकता है। इसके लिए हमने क्या किया, हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन चेक किया। ये देखें, इनके इंटरसेक्शन में ज़ीरो आया, सिवाय ज़ीरो के और कुछ कॉमन नहीं है। इसके अलावा हमने ये भी चेक किया कि क्या हमारी ओरिजिनल वेक्टर स्पेस जो है वो इन दोनों के सम के फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो वो चेक किया, वो कंडीशन भी ओके हो गई। इन दोनों कंडीशंस के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो वेक्टर स्पेस है इन दोनों के डायरेक्ट सम के तौर पे लिखा जा सकता है। अब ये चेक करने का तरीका आपके सामने है कि उसने कैसे चेक किया। यू हैव टू शो द इक्वालिटी ऑफ दिस बोथ साइड्स। तो इसके लिए आपको पता है कि सब स्पेस का सम जो है, ये देखिए, सब स्पेस का सम जो है वो ऑलरेडी जो है आप कह सकते हैं, क्योंकि W1 और W2 ये दोनों जो है V की सब स्पेसेस है, तो सब स्पेसेस का सम तो ऑब्वियसली V में कंटेन्ड होगा। बस आपने एक डायरेक्शन जो है वो प्रूव करके दिखानी है कि V इज़ ऑल्सो कंटेन इन दिस, तो ये फिर इक्वालिटी आ जाएगी, V इज़ कंटेन इन द सम। ये उसने प्रूव करके दिखाया हुआ है। एंड सेकेंडली इनके इंटरसेक्शन में भी चेक करके दिखाया हुआ है कि क्या इनके इंटरसेक्शन में सिवाय ज़ीरो के और कुछ नहीं है, तो वो भी उसने चेक किया और यहाँ प्रूव हो गया। और ये ज़ीरो जो है ये हमारा 2 डायमेंशन का ज़ीरो है, 0 0। तो इस तरह से उसने प्रूव किया हुआ है। इससे पता चल जाता है, ये आपके सामने है, आप इसे देख सकते हैं कि अगर हमने चेक करना हो डायरेक्ट सम तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। इस हवाले से वो पहली एग्जाम्पल इट्स मीन की इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि उस एग्ज़ाम्पल को आप याद रखें। वो आपको अच्छी एग्जांपल मिल जाएगी सब स्पेस चेक करने के हवाले से भी। और आप ये देख सकते हैं उसी को हमने यूनियन ऑफ टू सब स्पेसिस में नॉट बी ए सब स्पेस उस थ्योरम के सपोर्ट पे भी यूज़ किया, और उसी एग्जांपल को हम यहाँ पे डायरेक्ट सम के तौर पे भी यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए जी, एक और प्रॉब्लम आपके सामने रख देती हूँ, डायरेक्ट सम की एग्जांपल, ताकि आपके थोड़ा सा आपको भी जो है वो आसानियों में भी ये इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है इसकी स्टेटमेंट जो है वो MCQs में पूछी जाए, ताकि थोड़ा सा आपको पता हो। ये देखिए, आपके पास भी एक वेक्टर स्पेस है और इसमें तमाम फंक्शंस पड़े हुए हैं, यानी कि एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स नहीं है बल्कि इसके अंदर फंक्शंस हैं, और वो तमाम फंक्शंस जिसकी डोमेन और रेंज रियल नंबर्स का सेट है। आपने उनका इस सेट V का एक सबसेट उठाया जिसके अंदर से, यानी कि चूँकि इसके अंदर तमाम फंक्शंस पड़े हुए हैं और उनमें कुछ फंक्शंस इवन फंक्शन होंगे और कुछ फंक्शंस जो हैं वो ऑड फंक्शंस होंगे। आपने इवन फंक्शंस उठा के इस सेट में डाल दिए और ऑड फंक्शंस जो हैं वो इस सेट में डाल दिए। अब आपका जो ओरिजिनल वेक्टर स्पेस है जिसके अंदर ऑल पॉसिबल फंक्शंस पड़े हुए हैं R to R, वो वेक्टर स्पेस जो है इन दो वेक्टर स्पेसेस की डायरेक्ट सम के तौर पे लिखी जा सकती है। इसका प्रॉपर प्रूफ भी है। तो ये जो है, अगर आप इसकी स्टेटमेंट याद कर लें आसानी के लिए, हो सकता है कि ये MCQs की किसी स्टेटमेंट में आ जाए इनकम्प्लीट के तौर पे और आपसे पूछी जाए, तो आपको ये एग्ज़ाम्पल भी जहन में हो, याद हो।